उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों की लिस्ट जारी हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का विषय एक बड़े पैंच के रूप में दिखाया गया। उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण हमेशा से बहस का विषय रहा है। 1994 में जब मंडल आयोग की सलाह पर पहाड़ों में भी 27% रिजर्वेशन लागू किया गया तो एक बड़ा आंदोलन हुआ। तर्क था 3% ओबीसी जनसंख्या वाले उत्तराखंड में 9 गुना आरक्षण कितना सही है। इस आधार पर कई लोग आरोप लगाते हुए मानते हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन आरक्षण विरोधी आंदोलन की देन है। पहाड़ी क्षेत्र के नाम पर बने इस राज्य में आज इस ओबीसी आरक्षण पर कोई बात नहीं हो रही है। आखिर क्या है उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण की राजनीति? उत्तराखंड की राजनीति में मूल निवासियों की हिस्सेदारी और उनके प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं होती? क्या मैदानी क्षेत्रों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व है? इस मुद्दे को समझने के लिए पहले समझना चाहिए कि ओबीसी का क्या मतलब है। ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लास का कॉन्सेप्ट 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के साथ आता है। समूहों के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए मंडल आयोग द्वारा 11 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। यह आरक्षण सरकारी नौकरी में लागू हुआ। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में इसका खूब विरोध हुआ। इस विरोध के आधार पर ही उत्तराखंड आंदोलन को आरक्षण विरोधी आंदोलन की देन कहा जाता है। यह एक लंबी बहस का विषय है जिस पर फिर कभी बात की जाएगी। खैर, पंचायत एवं नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए कानून बनाकर आरक्षण की अनुमति 2010 के बाद तय होती है। के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 243D(6) और अनुच्छेद 243T(6) की व्याख्या करते हुए इन चुनावों में आरक्षण को मंजूरी दी। अब बात करें उत्तराखंड की, तो इस बार सरकार ने 2018 में लागू 14% आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था लागू की है। 2018 के निकाय चुनावों में सभी नगर निगमों, पालिकाओं और पंचायतों में 14% ओबीसी आरक्षण लागू था। अब आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए आरक्षण तय किया गया है। इस बदलाव से पर्वतीय क्षेत्रों में ओबीसी प्रतिनिधित्व कम हुआ तो मैदानी क्षेत्रों में ओबीसी प्रतिनिधित्व बढ़ा है। यह बदलाव मैदानों में ओबीसी प्रतिनिधित्व को मजबूती देता है। कई लोग इसे मैदानी इलाकों में पर्वतीय प्रतिनिधित्व को कमजोर करने की साजिश के तौर पर देखते हैं। इस फैसले को पहाड़ से मैदान में बसे नेताओं का आधार कमजोर करने वाले फैसले की तरह देखा जा रहा है। अगर मैदानों में ओबीसी आबादी बढ़ने की बात सही है तो मैदानों में पहाड़ी मूल निवासियों के लोगों की आबादी बढ़ने की बात भी सही है। जिस तरह सरकार मैदानों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए इतना चिंतित है, क्या उसे मैदानों में पर्वतीय मूल के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए?